Brought to you by American Pistachios. राम मंदिर अनुच्छेद 370 और समान नागरिक संहिता यूसीसी। अगर भारतीय जनता पार्टी ने बीते 30 सालों की राजनीति की है और उस पर आप एक नज़र डालेंगे तो ये तीन मुद्दे बार बार आपको दिखते रहते हैं। इधर उधर बयानबाजी होती है, गुटबाजी होती है, बैठकें होती हैं। बीजेपी ने सब किया। इसके बाद भाजपा के सपनों को साकार करने आई मोदी सरकार। मोदी 2.0 ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर दिया। 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास हो गया। अब बचा एक एजेंडा जिस पर गाहे बगाहे बयान आते हैं, मगर आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानो ऐलान किया एक। उन्होंने भोपाल में सार्वजनिक तौर पर यूसीसी को लागू करने की वकालत की। बयान आने के बाद प्रतिक्रियाएं भी आईं और ये कयास भी कि भाजपा सरकार का 5 अगस्त 2023 का प्लान तैयार हो गया। इसीलिए आज बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नरेंद्र मोदी ने एग्जैक्टली क्या कहा भोपाल में, यूसीसी को लेकर देश में क्या बहसें रही हैं, जो कमीशंस बने उनकी क्या सिफारिशें थीं, और कन्वेंशनली यूसीसी को जिस तरह केवल मुसलमानों के ही खिलाफ बताया जाता है उसमें कितनी सच्चाई है, क्या और भी गुट हैं और भी समूह हैं जो इसके खिलाफ हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। आज 27 जून को भारतीय जनता पार्टी का भोपाल में एक बड़ा कार्यक्रम था। वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई गई। उसके अलावा दूसरे कार्यक्रम भी हुए। मेरा बूथ सबसे मजबूत। देश भर से कार्यकर्ता जुटे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी ताज़ा भारत लौटे हैं और आते ही उन्होंने एक ऐसा भाषण दे ही दिया कि कहा जाने लगा कि 2024 का एजेंडा सेट। कुछ एक लोगों ने कहा कि 2024 से पहले 2023 के 5 राज्यों में नेट प्रैक्टिस की जाएगी। दरअसल नरेंद्र मोदी ने समान नागरिक संहिता की भरसक वकालत की है। पसमानदा मुसलमानों के बारे में बात की। 3 तलाक का समर्थन करने वालों को निशाने पर लिया। कहा कुछ लोग 3 तलाक के फंदे से हर समय मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ भेदभाव करने का लाइसेंस चाहते हैं। और कहा अगर ये इस्लाम में इतना ज़रूरी पहलू था तो पाकिस्तान, इंडोनेशिया, कतर, जॉर्डन, सीरिया और बांग्लादेश में क्यों नहीं है। लूजली आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को आज पाकिस्तान और सीरिया प्रोग्रेसिव लग रहे हैं। आप कह सकते हैं, हम नहीं कह रहे हैं अपनी ओर से। प्रधानमंत्री ने और क्या क्या कहा, आप उनसे खुद सुनिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता भाई? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो इंडोनेशिया में क्यों नहीं होता? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो कतर, जॉर्डन, सीरिया, बांग्लादेश, ये तो सारे मुस्लिम बस्ती वाले देश हैं, वहां पर उनको बंद क्यों कर दिया? कि राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमंदा मुसलमान भाई बहन हैं उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। इस पर राजनीतिक पार्टियों और धार्मिक संगठनों की क्या प्रतिक्रियाएं आई, अब आप वो सुनिए। आप तो ट्रिपल तलाक पे कानून बना दिए, अब क्यों रो रहे आप? कानून आप बनाने के बाद क्यों रो रहे प्रधानमंत्री? इसलिए रो रहे हैं क्योंकि उनको मालूम कि कानून बनाने के बाद उस कानून के जरिए और डिजर्शन बढ़ गया। जहां तक प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पसमानदा तबके को बहुत ही नीचे पहुंचा दिया गया है, तो मैंने इसी बात को कहा था कि मुसलमानों के कंधों पे पैर रख के हर पार्टी ने सियासत की है लेकिन हक नहीं दिया है। हम इसी बात के लिए कह रहे हैं कि जो जिसकी हक है वो उनको मिलना चाहिए। ये यूसीसी सिर्फ हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है साहब, ये हिंदुओं के भी बीच में विविधता और बहुलता का मसला है। ट्राइबल कस्टम्स, ट्राइबल रिवाजों का मसला है। कितनी बातें समझ में आएंगी प्रधानमंत्री जी? 21वें लॉ कमीशन की रिपोर्ट को आराम से बिना किसी के मदद के पढ़िए, अंग्रेजी में पढ़िए या हिंदी में पढ़िए, और संविधान सभा की बैठकों में जो यूसीसी की चर्चा हुई थी ना उसको पढ़िए। यूसीसी को आप डॉग विसिल पॉलिटिक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखते हैं डॉग विसिल के चक्कर में आपको कैसा प्रश्न झेलना पड़ गया अमेरिका में। जब भी कोई चुनाव आता है, इलेक्शन आता है, तो ये इसकी
बात करते हैं, इस तरह की बात करते हैं जिससे लोगों में भ्रांति फैले। सिर्फ मकसद उनका है कि भ्रांति फैले और उसका चुनाव में फायदा उठाया जाए। मोदी जी ने कोई ड्राफ्ट रखा नहीं देश के सामने। आनंद मैरिज एक्ट पे जो सिखों के लिए है उस पर यूसीसी में क्या होगा। जैन धर्म के लिए कुछ कानून बने स्पेशल, उस पर यूसीसी में क्या होगा। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को देश को बेवकूफ बनाने के बजाय एक ड्राफ्ट रखना चाहिए। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ यूसीसी को अल्पसंख्यकों और मुसलमानों के अलावा जो और अल्पसंख्यक हैं उनके हक के विरुद्ध देखा जा रहा है। लेकिन तुष्टीकरण का एक आरोप तो भाजपा पर भी लगा है। बीते कुछ महीनों से भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगे हैं कि पार्टी मुस्लिम वोट बैंक की तरफ झुक रही है। कहा जाने लगा कि भाजपा का यह आउटरीच प्रोग्राम अपनी छवि से बाहर निकलने का भी प्रयास है। अक्टूबर 2022 में भी हैदराबाद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पार्टी को पसमानदा मुसलमानों तक पहुंचना है। इसी कवायद में 16 अक्टूबर को लखनऊ में बीजेपी ने पसमानदा मुसलमानों के साथ पहली बार बैठक की और आज तो खुद प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में पसमानदा मुसलमानों के हालात पर चिंता जाहिर कर दी। इसीलिए ज़रूरी है कि आपको पसमानदा मुसलमानों के बारे में बताया जाए। पसमानदा एक पारसी शब्द है जिसका मतलब होता है जिन्हें पीछे छोड़ दिया गया। पिछड़े, दलित और मुस्लिम समुदाय के आदिवासी लोग खुद को पसमानदा कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमें मुस्लिम समाज के वर्गीकरण को समझना पड़ेगा। इस्लाम सभी तरह के वर्गीकरण का विरोध करता है और इस्लाम के मूल विचार में हर इंसान बराबर है। मगर आप इंडियन सबकॉन्टिनेंट की ज़मीन पर नज़र डालेंगे तो वर्गीकरण आपको साफ साफ नज़र आएगा। शादियाँ उसी तरह से होती हैं। कुल 3 वर्ग हैं, अशराफ, अजलाफ और अर्जाल। अशराफ में आती हैं ताकतवर जातियाँ, आर्थिक और सामाजिक तौर पर संपन्न, किसी तरह के भेदभाव का सामना इन्हें नहीं करना पड़ता, मसलन सैयद, पठान, शेख और मिर्ज़ा। इसके बाद आते हैं अजलाफ यानी मध्य वर्ग। इसमें आते हैं जैसे रईनी जो सब्जी बेचते हैं जो समाज है, और मोमिन ये समाज बुनकर का काम करता है। फिर बारी आती है अर्जाल की, सामाजिक तौर और आर्थिक तौर पर पिछड़ी जातियाँ, साफ सफाई, हजामत बनाने, चप्पल जूते सिलने, चमड़े से जुड़े काम करने वाले लोग, इन्हीं जातियों में शामिल लोग खुद को पसमानदा कहते हैं। राज्यसभा के पूर्व सांसद अली अनवर अंसारी ने पसमानदा मुसलमानों पर एक किताब लिखी है। किताब का नाम मसावत की जंग, माने समानता की लड़ाई। हमारे साथी हैं सौरभ त्रिवेदी, उन्होंने पसमानदा मुसलमानों पर एक बड़ी विस्तृत कॉपी की है। तब उन्होंने अली अनवर से बात की थी। हम कॉपी का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको डाल के दे रहे हैं, आप वहां जाकर के पढ़ सकते हैं। अभी आपको वो ऑपरेटिव पार्ट बताते हैं जो अली अनवर ने ललन टॉप को बताया था। बकौल अली, पसमानदा में दलित तो आते हैं लेकिन संविधान के हिसाब से ये सभी ओबीसी हैं, मतलब पिछड़े हैं लेकिन दलित नहीं। हम अलग से ये बात कह रहे हैं क्योंकि देश के संविधान के हिसाब से मुस्लिम ओबीसी और कुछ जनजातियों को आरक्षण मिलता है, यानी मुस्लिम एसटीज होते हैं, मुस्लिम ओबीसीज होते हैं, लेकिन मुस्लिम एससी का कोई फिलहाल जिक्र नहीं है। और सारी लड़ाई इसी बात की है कि मुसलमानों में भी दलितों को उनका दर्जा दिया जाए ताकि उन्हें आरक्षण का लाभ मिलने लगे। सालों से यही मांग चली आई है। क्या है मुस्लिम दलितों की मांग? जामिया मिल्लिया इस्लामिया में प्रोफेसर डॉक्टर जुनैद हारिस कहते हैं, देश में मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा धर्म परिवर्तन के बाद मुसलमान बना। इनमें बहुतेरे ऐसे भी हैं जो हिंदू धर्म में भेदभाव का शिकार थे और उन्होंने स्वतः इस्लाम अपना लिया, लेकिन छुआछूत और भेदभाव धर्म परिवर्तन से भी नहीं गया और यही वजह है कि भारत में भी मुसलमानों को भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। हालांकि अली अनवर का कहना है कि भेदभाव सिर्फ भारत में नहीं है, ये इस्लाम से पहले भी अरब में था। पसमानदा मुसलमानों के हक की बात करने वाले कहते हैं कि मुसलमानों की करीब 85% आबादी पसमानदा है। हालांकि 2006 की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि देश में पिछड़े और SC/ST मुसलमानों की आबादी 40% है। कोई भी राजनीतिक पार्टी जब किसी जाति या धर्म के वोट को टारगेट करती है तो उसके पीछे की वजह होती है उनकी आबादी। 40 हो या 85 बड़ी संख्या है ही, जाहिर है पार्टियों के लिए बहुत अच्छा टारगेट है। जब पार्टी इसे कितना भुना पाए ये चुनाव और चुनावी समीक्षाएं ही बताएंगी। हम यहाँ से आगे चलते हैं एलिफेंट इन द रूम को एड्रेस करने, जो है यूसीसी। इससे पहले हमें पर्सनल लॉस को भी थोड़ा समझना पड़ेगा। हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और काठियावाड़ से कोहिमा तक सैकड़ों समुदाय हैं, उनके लोग हैं। सबकी अपनी भाषा बोली है, परंपरा, प्रथा, सामाजिक और धार्मिक मान्यता है, खाना पीना है, और इन्हीं के आधार पर अलग अलग समुदायों के लोग विवाह, उत्तराधिकार, तलाक, अलगाव, गुजारा भत्ता, संपत्ति का बंटवारा आदि करते आए हैं।
क्योंकि भारत का संविधान देश के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, अपनी मान्यताओं, प्रथाओं, परंपराओं, सांस्कृतिक पहचान और विरासत को मानने और संरक्षित करने का अधिकार देता है। इसलिए अलग अलग समुदाय के लोगों के लिए कई सारे व्यक्तिगत कानून यानी पर्सनल लॉज की व्यवस्था है। जैसे हिंदुओं के लिए 4 अलग अलग कानून हैं: हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956। ये चारों कानून हिंदू समुदाय के साथ साथ बौद्ध, जैन और सिख समुदाय पर भी लागू होते हैं। इसी तरह मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एक्ट 1937 है, जिसे बोलचाल में मुस्लिम पर्सनल लॉ कह दिया जाता है। क्रिश्चियन समुदाय के लिए इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, इंडियन डिवोर्स एक्ट आदि हैं। आदिवासी समुदायों के लिए भी अलग अलग कानूनों की व्यवस्था है। जैसे आर्टिकल 371 ए कहता है 370 के बाद नागा समुदाय के लोगों की धार्मिक, सामाजिक प्रथाओं, परंपराओं, कानून और प्रक्रिया से जुड़े मामलों में संसद का कोई अधिनियम राज्य पर लागू नहीं होगा, यानी सेंटर का लॉ स्टेट में लागू नहीं होगा। इसी तरह से मेघालय का खासी समुदाय संविधान की 6वीं अनुसूची में विशेष अधिकार उसे मिले हुए हैं। खासी एकमात्र सत्तात्मक समुदाय है। यहाँ परिवार की सबसे छोटी बेटी को पारिवारिक संपत्ति का संरक्षक माना जाता है और बच्चों को उनकी माँ का उपनाम दिया जाता है। यानी अलग अलग धर्म के लोगों को उनकी मान्यताओं, परंपराओं के आधार पर प्रक्रिया फॉलो करने की आज़ादी मिली हुई है। इनमें से कई परंपराएं ऐसी भी थीं जो अमानवीय या भेदभाव वाली थी, खासतौर पर महिलाओं को लेकर। लगभग सभी धर्मों के पर्सनल लॉज में ये देखने को मिलता है, क्योंकि अधिकतर मान्यताएं काफ़ी प्राचीन हैं। ये उस समय की ज़रूरत या हालात के हिसाब से बनी थी, लेकिन समय के साथ इनमें कुछ सुधार हुए, कुछ सुधार होने अभी बाकी हैं। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की ओर से ऐसे रूढ़िवादी परंपराओं को ख़त्म करने के सुधारात्मक फैसले भी दिए जाते रहे हैं। इन पर भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी चलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ। क्या है यूसीसी? यूनिफॉर्म सिविल कोड 3 शब्दों से मिलकर बना है: यूनिफॉर्म, सिविल और कोड। कोड का मतलब होता है ढेर सारे कानूनों का एक समूह। जैसे अपराध से जुड़े सारे कानूनों को इंडियन पीनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता में इकट्ठा कर लिया गया है, जिसे हम आईपीसी कहते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब एक रूपता, एक समान, एक तरह। जैसे स्कूल में अलग अलग बच्चे एक ही रंग, डिज़ाइन की ड्रेस पहनकर आते हैं, यूनिफॉर्म उसमें एक रूपता होती है। कौन बच्चा कौन सी भाषा बोलता है, किस जाति का है, किस धर्म का है, किस रंग का है, इसका कोई फ़र्क पड़ता नहीं। सबसे ज़रूरी चीज़ है सिविल। अगर आपने कभी भी अदालती प्रक्रिया या कानूनी मसलों पर गौर किया होगा तो पाया होगा कि इनमें 2 शब्दों का खूब जिक्र आता है: सिविल और क्रिमिनल। क्रिमिनल आपराधिक मामले होते हैं, जैसे हत्या, बलात्कार, चोट पहुंचाना इत्यादि। माना जाता है कि अपराध किसी व्यक्ति के खिलाफ न होकर समाज के खिलाफ है। जबकि सिविल मामले ऐसे होते हैं जो 2 इंडिविजुअल पार्टीज़ के बीच में होते हैं, उनके राइट्स को लेके होते हैं। जैसे पारिवारिक मामले, मालिकाना हक के मामले, प्रॉपर्टी बंटवारा, कॉन्ट्रैक्ट, लापरवाही, डिवोर्स वगैरह, वो हस्बैंड वाइफ के बीच में है। ये सब सिविल मामले होते हैं। तो इस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब हुआ पूरे देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए एक समान कानून। फिर वो चाहे किसी भी धर्म, जाति या समुदाय का हो, कोई भी भाषा बोलता हो, किसी भी क्षेत्र में रहता हो, सबके लिए एक तरह का कानून। और यूसीसी पर संविधान क्या कहता है? संविधान का आर्टिकल 44 कहता है, द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। ये डीपीएसपी में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी अभी सिविल, खासतौर पर फैमिली मैटर्स के लिए जो अलग अलग समुदाय के लिए अलग अलग कानून हैं, उनकी जगह एक कानून बनाया जाए। ये जो संविधान के निर्माता थे, जो फादर्स और मदर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे, उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए काम छोड़ा था कि आप बैठ के डिस्कस कीजिएगा, बाद में कर लेना। देश के सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, अलगाव, सेपरेशन, उत्तराधिकार, गोद लेने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार आदि पर एक व्यापक कानून की मांग की बात की गई, जो पूरे देश के लोगों पर लागू हो, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, क्षेत्र के हों। आगे बढ़ने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किस तरह का हो सकता है। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड में शादी, विरासत, अडॉप्शन, इन सब के लिए एक ही कानून होगा या फिर हर चीज़ के लिए अलग अलग कानून होंगे? मसलन शादी के लिए पूरे मुल्क का एक कानून, विरासत का एक, आदि इत्यादि। सुनिए इस पर जानकारों की क्या राय है। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड में जो सबसे बड़ी गलतफहमी है लोगों को, कि लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड को बहुत सारी चीजों के बारे में रामबाण मानते हैं। लोगों को लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, मुझे तो एक बहुत पढ़े लिखे सज्जन मिले, कहने लगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से आरक्षण का मसला निपट जाएगा।
कुछ लोगों को लगता है कि इससे हिजाब का मुद्दा रिजॉल्व हो जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये है कि जो सिविल हमारे कानून हैं, पारिवारिक कानून हैं, फैमिली कानून हैं, उनमें एक रूपता। तो जब हम शादी की बात करते हैं तो शादी से जुड़े 3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। लड़के लड़की की शादी की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, तलाक का क्या सिस्टम होना चाहिए, तलाक के बाद उसका मेंटेनेंस का क्या सिस्टम होना चाहिए। तो ये यूनिफॉर्मिटी हो कि पूरे भारत में एक न्यूनतम उम्र हो कि 18 साल से कम उम्र की कोई लड़की शादी नहीं कर सकती है। तो यहां पर है यूनिफॉर्म। लेकिन शादी के रीति रिवाज कैसे होंगे? ऐसा नहीं होगा कि 7 फेरे सारे धर्मों की शादी में होने लगे, वो पर्सनल लॉ के हिसाब से, अपने रीति रिवाज के हिसाब से निर्धारित होंगे। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में चाहे शादी का मसला हो, उसके दूसरे मसले हैं। जो उत्तराधिकार का मसला है उस पर भी कानूनी प्रक्रिया बनेगी। इसी तरीके से जो वसीयत के मसले हैं वो भी कानूनी प्रक्रिया से निर्धारित होंगे। तो ये बेसिकली कोडिफिकेशन ऑफ लॉज है, और जिसमें कि नागरिकों के अधिकार, नागरिकों के लिए प्रक्रिया निर्धारित होगी। नागरिकों का संचालन धर्म से नहीं होना चाहिए, नागरिकों का संचालन संविधान और कानून से होना चाहिए। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुख्य मंशा है। इसको लेकर के स्थिति बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, क्योंकि मेरा तो ये मानना है कि आज स्थितियां इतनी परिपक्व नहीं हो पाई हैं कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश के अंदर लागू किया जाए। अगर हम अपने लॉ की पूरी स्थिति देखते हैं तो आप पाएंगे कि बहुत शुरू पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बात के लिए प्रयत्न किए थे, और स्पेशल मैरिज एक्ट सबसे पहले किसी भी हिंदू लॉ के अंदर जो भी आए थे, हिंदू कोड आया था, उन सब के आने से पहले स्पेशल मैरिज एक्ट 1955 आया। उसके बाद हिंदू मैरिज एक्ट आया, हिंदू सक्सेशन एक्ट आया, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट आया। तो ये सुधार किए गए। आप पाएंगे कि आज भी स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर बहुत कम मैरिजेज होती हैं, यानी आज भी हमारे लोगों का पूरा भरोसा अपने पर्सनल लॉ पर है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये सोचना कि किस तरह से हम विवाह के बारे में, उत्तराधिकार के बारे में, एडॉप्शन के बारे में, इन सब चीजों को लेकर के कोई एक कॉमन लॉ किस तरह से बनाएंगे, ये एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। और मुझे लगता है कि ऐसे इसके लिए ये बहुत बड़ा व्यापक इश्यू होगा संसद के सामने, लोगों के सामने, कि हम अपने पर्सनल लॉज को छोड़ करके और किसी एक विधि के ऊपर अपने सारे मामलों के अंदर इसके लिए लागू करें। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि रिफॉर्म्स की जरूरत है। हिंदूज के पर्सनल लॉज के अंदर 55-56 के अंदर बहुत सारे सुधार आए, अभी भी सुधार की जरूरत है। इसी प्रकार से औरों में भी सुधार की जरूरत हो सकती है, और इसके लिए उनको विश्वास में लेकर के सुधार की चर्चा की जानी चाहिए, बजाय इसके कि आज अपरिपक्व स्थिति के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए। अब यहाँ एक सवाल ये भी है कि जब संविधान में यूसीसी लागू करने की बात कही गई तो फिर इससे उसी समय क्यों नहीं लागू किया गया? संविधान सभा में कुछ सदस्यों ने पर्सनल लॉ की बजाय एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग की थी, ताकि जाति धर्म की अलग अलग पहचान की बजाय भारतीय के रूप में एक राष्ट्रीय पहचान का निर्माण हो। लेकिन इस बहस में यह तर्क भी आया कि इससे अल्पसंख्यकों की सांस्कृतिक पहचान नष्ट हो सकती है। ये वो समय था जब धार्मिक ध्रुवीकरण अपने चरम पर था, धर्म के आधार पर देश का एक बार बंटवारा हो ही चुका था, लोगों में असुरक्षा की भावना थी। ऐसे में तब यूनिफॉर्म सिविल कोड को संविधान के नीति निर्देशक तत्वों यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के रूप में जोड़कर रख दिया गया। कहा गया कि सही समय आने पर इसे लागू किया जाएगा, जो सक्सेसर्स होंगे संविधान सभा के, जो लेजिस्लेचर होगा वो देख लेगा। ये अभी तक हुआ नहीं है। बीच बीच में इस पर बहस जरूर तेज हुई, खासतौर पर तब जब फैमिली मैटर से जुड़े मसलों पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई बड़ा फैसला आया। एक ऐसे चर्चित मसले पर नजर डालते हैं, शाहबानो मामला। सबसे चर्चित मामला शाहबानो का है। शाहबानो और मोहम्मद अहमद खान मियाँ बीवी थे। अहमद खान ने दूसरी शादी कर ली और बानो को घर से निकाल दिया, बाद में तलाक भी दिया। शाहबानो ने कोर्ट में अपील की और 500 रुपये गुजारा भत्ता मांगा। सीआरपीसी की धारा 125 के तहत उनकी मांग थी। निचली अदालत ने 25 रुपये गुजारा भत्ते का आदेश दिया। इस बीच खान ने शाहबानो को तलाक दे दिया। शाहबानो ऊपरी अदालत गईं और रकम बढ़ाने की उन्होंने मांग की। हाई कोर्ट ने 179 रुपये का गुजारा भत्ता तय किया। इसके खिलाफ खान ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार मेहर की रकम चुकाने के बाद वो और भत्ता देने के लिए बाध्य है ही नहीं।
1985 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस मामले में आया शाहबानो के हक में। चीफ जस्टिस वाई चंद्रचूड़ ने धर्म के नाम पर औरतों के साथ होने वाले अमानवीय व्यवहार पर कठोर टिप्पणी करते हुए सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड तैयार करने का सुझाव दिया, लेकिन तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने कोर्ट के फैसले को पलट दिया। मुस्लिम संगठनों और नेताओं के दबाव में मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 लाया गया है, जिसमें मुस्लिम महिलाएं सीआरपीसी के धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता मांगने से वंचित हो गई। दूसरा केस है सरला मुदगल का। 1995 में सरला मुदगल और अन्य बनाम भारत संघ के मामले में फैसला आया। इस मामले में एक हिंदू पुरुष और एक हिंदू महिला ने दूसरी शादी करने के लिए मुस्लिम धर्म अपना लिया। सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल था कि पहले से शादीशुदा व्यक्ति द्वारा अपना धर्म बदलकर दूसरी शादी अगर की जाती है तो क्या उसकी शादी जायज़ होगी। कोर्ट ने कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत हुई शादी रद्द तभी मानी जाएगी जब कानून के तहत ही उसे खत्म किया जाए। इस मसले में भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश की एकता बनाए रखने के लिए लागू करने का सुझाव दिया था। इसके अलावा शायरा बानो और 3 तलाक मसले पर फैसले के बाद एक बार फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला चर्चा में आ गया। शायरा बानो को उनके पति ने 3 बार तलाक बोलकर तलाक दे दिया था। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने तलाक बिद्दत यानी एक बार में 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित किया। ये कुछ ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में हमने आपको बताया जिसके बाद यूसीसी चर्चा में आता रहा। अब एक बार फिर से चर्चा आया है जब लॉ कमीशन ने इस पर लोगों से सुझाव मांगे हैं। लेकिन यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि आज से 5 साल पहले, अभी 22वां विधि आयोग चल रहा है, 21वें विधि आयोग ने इसे गैर जरूरी बताया था यूसीसी को ही। 2018 में 21वें विधि आयोग ने यूसीसी की ज़रूरत को नकारा था। इसकी जगह पर्सनल लॉ में सुधारों की सिफारिश की। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज बलबीर सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली 21वें लॉ कमीशन ने यूसीसी की बजाय पर्सनल लॉज में सुधार की मांग की ताकि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को दूर किया जा सके। इसमें यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ की बजाय यूनिफॉर्मिटी ऑफ राइट्स की बात की गई। इस पर कानून के जानकारों का क्या मानना है, अब ये समझते हैं। हरियाणा विधि आयोग ने क्वेश्चनियर जारी किया था और वो उस समय मैंने इस पे एक लेख भी लिखा था। बहुत ही सतही किस्म का था, उसमें कोई गंभीर किस्म की विवेचना नहीं थी। लेकिन उसमें फिर भी एक अच्छी बात ये थी कि उसमें जो मोटी बात कही गई थी कि जिन कानूनों को अभी तक जिन परंपराओं को कानून में नहीं बनाया गया है, तो पहले नंबर पर कानून, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बार में नहीं लागू होगा। क्षेत्रीय विविधता है, धार्मिक विविधता है और सांस्कृतिक विविधता है, और उनको हम जब देश में कई टाइम जोन बनाने की बात कर रहे हैं तो पूरे देश को एक यूनिफॉर्म सिविल कोड, स्पेशली शादी, तलाक और दूसरे मुद्दों से जुड़े मुद्दों पर बड़े संवेदनशील तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा। तो पहले नंबर पर स्पेशली मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए शाहबानों के बाद जो प्रक्रिया नहीं हुई है, तो उसमें तलाक, शादी, न्यूनतम उम्र और मेंटेनेंस से जुड़े हुए मामलों का संसद से कानून बनना चाहिए जो सिर्फ मुस्लिम धर्म के लोगों पर ही अप्लाई हो, और उसके बेसिस पे जो बाकी धर्मों के लिए कानून है उसमें यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश होनी चाहिए, जिससे कि न्यूनतम शादी की उम्र, महिलाओं के अधिकार, महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा, इन सारे विषयों पर पूरे देश में नागरिकों के अधिकार निर्धारित हों, जैसा कि लॉ कमीशन ने इस बात को बोला था, और वो एक अच्छी बात थी। दूसरी बात, जो लॉ कमीशन लोगों से सुझाव मांग रही है, तो मुझे लग रहा है कि इस बारे में सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग होनी चाहिए। केंद्र सरकार को इस बारे में एक मीटिंग बुलानी चाहिए, और राज्यों का विषय है, और जब राज्य इस बारे में कानून बनाने की पहल कर रहे हैं तो राज्यों के साथ परामर्श करने के बाद इस विषय पर विधि आयोग को एक मसौदा बनाना चाहिए, तभी इस बारे में गंभीर शुरुआत होगी, वरना सिर्फ इसमें हो हल्ला होता रहेगा और यूनिफॉर्म सिविल कोड जो 75 सालों से नहीं बन पाया वो आगे भी कई सालों तक नहीं बन पाएगा। थैंक यू सर। जो 2018 के अंदर जस्टिस BS चौहान के नेतृत्व में जो लॉ कमीशन ने जो रिकमेंडेशंस दी थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी, और वो ऑब्जेक्टिव कंडीशंस को समझते हुए दी गई थी कि आज हमारे समाज की स्थिति क्या है। मेरे को लगता है कि उन रिकमेंडेशंस को रहते हुए जिनके अंदर की सुधार के लिए बहुत सारी राय दी गई थी, उनको लागू करने से पहले एक बार फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करना बहुत जल्दबाजी है, और मुझे नहीं लगता कि उसके लिए आज इतनी परिपक्व स्थितियां हो गई है पिछले 5 साल के अंदर कि हम सारे देश के अंदर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड ला सकें। मैं मानता हूं कि 2018 के अंदर जो रिकमेंडेशंस दी गई
जिन सुधार की बात की गई वो किए जाने चाहिए, और उसके लिए हर जितने भी हमारे यहाँ के समुदाय हैं, हिंदूज हैं, माइनॉरिटीज हैं, सबसे इस सिलसिले में बात करके और उन राइट्स को अप्लाई किया जाना चाहिए। उसके लिए अधिक से अधिक प्रयत्न किए जाने चाहिए। लेकिन आज किसी भी स्थिति के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करना एक बड़ी असमंजस की स्थिति होगी। जैसा आपने शुरू में पूछा भी कि क्या ये एक विवाह में, उत्तराधिकार में, एडॉप्शन में, इन चीजों में लागू होगा। तो जब इतनी असमंजस की स्थिति है तो बेहतर हो कि हम सुधार की बात करें, और ये हमारे यहाँ शुरू से रहा भी है। हमने 1955-56 में देखा कि हिंदू पर्सनल लॉज के अंदर ड्रास्टिक सुधार हुए। हमने मिताक्षरा और दाएं भाग दोनों विंग्स को लेकर के और हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर बच्चियों तो लड़कियों को पूरे राइट्स दिए। तो ये आगे और सब जगह भी किए जा सकते हैं और उसी स्थिति में आगे बढ़ा जा सकता है। इसलिए 2018 की जो रिकमेंडेशन, जो सिफारिशें की गई है, उनमें आज की तारीख के अंदर किसी प्रकार का चेंज लाया जाए, मेरा मानना है ये कुछ जल्दबाजी है और शायद किसी एजेंडा के तहत है। ये तो हो गया कानूनी पहलू। यूसीसी के समर्थन और विरोध में क्या तर्क दिए जाते हैं या दिए जा रहे हैं, ये समझ लेना भी जरूरी है। यूसीसी के पक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं वो ये है कि लगभग सभी धर्मों के पर्सनल लॉ महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं। यूसीसी से भेदभाव खत्म करने और जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। महिलाओं को वास्तव में समानता का अधिकार मिलेगा। अभी जो पर्सनल लॉ एग्जिस्ट करते हैं वो काफ़ी उलझे हुए हैं, पुरानी मान्यताओं पर आधारित हैं। समय के साथ इनमें बदलाव की ज़रूरत है। सभी के लिए एक कानून होगा तो एक नेशनल आइडेंटिटी इस्टेब्लिश होगी। जाति धर्म क्षेत्र के आधार पर बटा समाज एकजुट हो जाएगा। अलग अलग कानून की जगह एक कानून होने से चीज़ें स्पष्ट और सरल हो जाएंगी। एक तर्क ये भी दिया जाता है कि सुधार के नाम पर केवल हिंदू कानूनों और परंपराओं में बदलाव हुए। मुस्लिम समुदाय की ऐसी परंपराएं या प्रथाएं जो महिलाओं के साथ भेदभाव करती हैं, उनमें बदलाव नहीं किया गया। अगर वास्तव में समानता स्थापित करनी है तो सबके लिए एक ही कानून की आवश्यकता है। वहीं दूसरी तरफ यूसीसी का विरोध जो करने वाले हैं वो भी कुछ खतरों की आशंका जताते हैं। उनके पास भी कुछ तर्क हैं। कहा जाता है कि यूसीसी भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता को खत्म कर देगा, जो वैरायटी है उसको हिट करेगा। ये संविधान से मिले धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को खत्म कर देगा। ये तर्क है उन लोगों का। ये यूनिफॉर्म कानून होंगे, उनका क्या प्रारूप होगा? क्या यूसीसी पर बहुसंख्यकवाद हावी नहीं होगा कि जो मेजॉरिटी है उसकी चल रही है? सामाजिक सुधारों की आड़ में बहुसंख्यकों के कानून यूसीसी के रूप में लागू हो जाएंगे तो अल्पसंख्यकों को भी वही मानना पड़ेगा। ये एक चिंता है। ऐसे भी कानून जो उनके धार्मिक परंपराओं के खिलाफ जाते हो। हिंदू समाज में ही अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मान्यताएं हैं, विवाह से लेकर संपत्ति तक। जैसे दक्षिण में आप जाएंगे तो कुछ समुदाय ऐसे हैं जहां रिश्तेदारी में ब्याह होता है, लेकिन नॉर्थ में आप देखेंगे जनरली ये नहीं होता है। आदिवासी समुदायों की अपनी अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं। वो आशंका जताते हैं कि अगर सबके लिए एक ही कानून आ गया तो उनकी कल्चरल आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। यह आपको ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेगा। और यही वजह है कि आज जब एक बार फिर से यूसीसी पर चर्चा शुरू हुई तो इसका विरोध शुरू हो गया है। 25 जून को एक खबर आई थी कि झारखंड से लेकर पूर्वोत्तर के आदिवासी समूहों ने अपनी अपनी चिंताएं जाहिर कर दी हैं। एक एक लाइन में आपको हर जगह का माजरा बताते हैं। नागालैंड के बैप्टिस्ट चर्च काउंसिल NBCC और नागालैंड ट्राइबल काउंसिल NTC, ये दोनों ही बड़े आदिवासी संगठन हैं। इनका कहना है कि यूसीसी अल्पसंख्यकों के अपना धर्म पालन करने के हक से उन्हें वंचित कर देगा। मेघालय खासी हिल ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल KHADC ने भी 24 जून को एक प्रस्ताव पारित किया। कहा कि यूसीसी खासी समुदाय के रीति रिवाजों, परंपराओं, प्रथाओं, शादी और धार्मिक स्वतंत्रता जैसे मुद्दों को प्रभावित करेगा। अगला नंबर है मिजोरम का। आदिवासी बहुल मिजोरम में यूसीसी का विरोध विधि आयोग के सुझाव मांगने से पहले से जारी है। यहाँ की विधानसभा ने फरवरी 2023 में ही एक प्रस्ताव पारित कर यूसीसी लागू करने से जुड़े किसी भी कदम का विरोध करने का संकल्प ले लिया था। इसके अलावा 25 जून को झारखंड में भी 30 से ज़्यादा आदिवासी संगठनों ने बैठक की। वे आदिवासी समन्वय समिति ASS के बैनर के तले आए थे। उन्होंने कहा कि यूसीसी आने से कोई जनजातीय परंपरागत कानून और अधिकार कमज़ोर हो जाएंगे। ASS के सदस्य देव कुमार धन ने PTI को बताया था कि वो 5 जुलाई को झारखंड के राजभवन के पास यूसीसी के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड व्यापक बहस का मुद्दा है। इसे लागू करने से पहले सभी स्टेक होल्डर्स की चिंताओं को सुनना, भरोसे में लेना, उनसे आम सहमति बनाना सरकार की जिम्मेदारी है। दिल ऑन टॉप शो में आज के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए दिल ऑन टॉप।